Hello students, how are you today? I wish for your good health and you should remain stay at home and be healthy in this corona time. So today we are going to discuss about the efficiency of the auto cycle or petrol engine or constant volume cycle. ठीक है, आज हम एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे पेट्रोल इंजन की, जिसको हम ऑटो साइकिल बेस्ड इंजन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिलती हैं। ठीक है, सो ये टाइटल मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा पूरी तरीके से। ओके, सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? Engine efficiency of the thermal engines is the relationship between the total energy contained in the fuel and the amount of energy used to perform the useful work. इसका मतलब ये आता है कि ये एक रिलेशनशिप है, एफिशिएंसी एक रिलेशनशिप है कि जो फ्यूल है हमारे पास, जो फ्यूल हम इंजन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है, वो कितनी एनर्जी दे सकता है, और हम कितनी यूज़ कर पा रहे हैं अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब हमको जो है एफिशिएंसी समझ में आ गई है, और मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। ठीक है, तो कार्य क्षमता अगर हमने 100% मान लिया किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मशीन की, किसी भी इंजन की, और हम देखते हैं कि जब वो कार्य करता है या मशीन कार्य करती है तो कितना काम वो कर पा रही है। ठीक है, आइडियली तो हमने मान लिया कि 100% काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी हमने दी मशीन को, इंजन को, और कितना वर्क हमको मिला। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। ठीक है, और हीट सप्लाइड, ठीक है, जो हम हीट सप्लाई करते हैं इंजन को और हमको कितना वर्क मिलता है, इससे हम एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, ये भी जो है हमको टर्म थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है एफिशिएंसी के अंदर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये एक एक्सप्रेशन इसमें हमारे पास में है। क्वेश्चन आपको आना चाहिए इस तरीके से, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा कि आपको एक डेरिवेशन डिराइव करना होगा पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी के लिए। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को बोलते हैं पीवी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को बोलते हैं टीएस डायग्राम। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टेम्परेचर एंड एस फॉर योर एंट्रोपी। तो पीवी डायग्राम में क्या होता है कि जो हमारी वाई एक्सिस है वहाँ पर हम लेते हैं प्रेशर, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम लेते हैं आपका जो है वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं ज़रा कर्सर चूज़ कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी प्रेशर लाइन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारी वॉल्यूम लाइन। तो क्योंकि हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, तो इसमें जो हमारा पहला स्ट्रोक होता है, ठीक है, पहला जो स्ट्रोक होता है वो हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है। तो आप देख रहे हैं ये P1 प्रेशर पर, ये एरो देख रहे हैं,
P1 प्रेशर पर ये जो आपको 0 से 1 प्रोसेस दिख रही है, ये प्रोसेस आपकी सक्शन प्रोसेस है। 1 to 2 हमारे पास में एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 1 से लेकर 2 तक हमारा कंप्रेशन हो रहा है, जो हमारा पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है। 2 से 3 हमारी हीट एडिशन प्रोसेस है, मींस 2 पॉइंट पर, इस जगह पर जैसे ही हमारा पिस्टन रीच करता है वैसे ही यहाँ पर स्पार्क जनरेट होती है और हमारा जो फ्यूल है वो हमारा बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 से लेकर 3 तक हम बोलते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। तो हीट एडिशन कंप्रेशन के अंदर आप देख रहे हैं, कंप्रेसर के अंदर हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बीडीसी से टीडीसी पिस्टन मूव कर रहा है, तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, V1 से V2 तक जा रहा है। तो ये और ऐसी इसी को ही V1 से V2 मतलब V1/V2, इसी को ही हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशो। ठीक है, फिर 2 से 3 हीट एडिशन हो गया, प्रेशर बढ़ा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 से 4 हमारा पावर स्ट्रोक है, मींस एक्सपेंशन स्ट्रोक है। एक्सपेंशन के दौरान जो प्रेशर होता है वो हमारा कम होता है और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है। तो एक्सपेंशन के दौरान 4 तक मतलब 3 से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, टीडीसी से बीडीसी हमारा पिस्टन मूव करता है और 4th तक जो है हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। फिर 4 पर आने के बाद में एक सडन प्रेशर ड्रॉप हमको 1 तक मिलता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मींस यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। हालांकि जब हम रियल साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, एक आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, तो ये जो 4 है ये आगे तक जाता है। ठीक है, बट क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल साइकिल पर आते हैं तो प्रैक्टिकल साइकिल में ये जो 4 है, इस 4 पॉइंट पर आते ही हमारा जो प्रेशर है जो सिलेंडर के अंदर वो सडन ड्रॉप होता है और 0.1 मीन्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन हो जाता है, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक चल रहा है। तो अब जो कंबस्ट गैसेस है उन्होंने अपनी पावर पिस्टन को दे दी। अब ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैसेस है उनको हमको बाहर करना है, तो 4 पॉइंट पर आके क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा ओपन हो जाता है। तो जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है वैसे ही सडन प्रेशर ड्रॉप हमको इंजन के अंदर मिलता है। तो 4 से लेकर 1 जो है ये है तो हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक ही, बट ये 4 से लेकर 1 में हमको एक सडन प्रेशर ड्रॉप भी मिल रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमको प्रेशर मिल जाता है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 4 to 1 और 2 to 3 ये हमको 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिल रही हैं। फिर 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक हमको 2 एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस मिल रहे हैं, जिसमें 1 to 2 कंप्रेशन है और 3 से लेकर 4 तक हमारा एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो अब हम जब इसका TS डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पर हम लोग बनाएंगे एंट्रोपी और वाई एक्सिस पर हम लोग बनाएंगे टेम्परेचर। तो ये जो 1 to 2 है, 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो PV = MRT आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो 1 से लेकर 2 तक अब हमने ये टेम्परेचर इंक्रीज किया। 1 से लेकर 2 तक वर्टिकल लाइन आई, ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना। 1 से लेकर 2 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये हो जाता है कि हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये टेम्परेचर हमारा T1 से T2 इंक्रीज हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से लेकर 3 तक हीट एडिशन हुआ, हीट एडिशन होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। तो अगर आप 2 से लेकर 3 तक देखोगे तो टेम्परेचर तो आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है, T2 से लेकर T3 हो गया। लेकिन जब आप स्टीम टेबल देखोगे तो आपको, या मोलियर चार्ट देखोगे, मोलियर डायग्राम देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 से 3 हमने बनाया है ये एक्चुअली प्रेशर लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 से 3 हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होगा और हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। फिर 4 to 1 हमारा सडन प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो सडन प्रेशर ड्रॉप होगा तो सडन टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो ये हमारा हो गया PV और TS डायग्राम। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखिए, प्रोसेस 0 to 1 सक्शन ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर ऑफ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओनली इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। ठीक है, फिर प्रेशर 1 to 2, 1 से लेकर 2 में हमको कंप्रेशन मिल रहा है, बोथ वाल्व हमारे क्लोज होंगे, एग्जॉस्ट वाल्व इनलेट वाल्व दोनों ही हमारे क्लोज होंगे। ठीक है, और जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर वो बढ़ रहा है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके,
फिर प्रोसेस 2 to 3 अगर हम चलेंगे तो ये इट इज़ ए कंबशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसेस 2 to 3 हमारा कंबशन प्रोसेस है, यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और प्रेशर राइज हो रहा है। प्रोसेस 3 to 4 में आप देखेंगे तो हमको एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसके अंदर हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा, दोनों वॉल्व हमारे क्लोज होंगे, ठीक है, पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी रहेगा। और प्रोसेस 4 to 1 ये एग्जॉस्ट पोर्ट क्योंकि ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, तो सडन प्रेशर ड्रॉप हमको मिलता है यहाँ पर 4 से लेकर 1 में, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारी जो 1 से लेकर 2 और 3 to 4 जो प्रोसेस है ये हमारे एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, तो इसके अंदर कोई भी हीट ट्रांसफ़र देखने को हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे हमने, अब इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेशन में हम देखेंगे कि हमने जो मास है, फ्यूल का जो मास है वो हमने मान लिया 1 kg है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हीट एडिशन, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, हीट एडिशन होता है या हीट रिजेक्शन होता है, कुछ भी हो तो Q इक्वल्स टू mCp या mCp डेल्टा T होता है। m इज द मास ऑफ द फ्यूल, Cp और Cv इज द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे अपने डायग्राम में तो हमको दिखेगा कि जो हीट एडिशन है हमारा वो 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है और जो हीट रिजेक्शन है हमारा वो 4 से 1 में हो रहा है। देखिए एक बार, हीट एडिशन हमारा 2 से 3 में हो रहा है और हीट रिजेक्शन हमारा 4 से 1 में हो रहा है, एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो हीट एडेड मीन्स 2 से 3 प्रोसेस में हीट एडिशन मतलब Q 2 to 3 हो गया mCv डेल्टा T। तो क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है हमारा, तो ये mCv डेल्टा T हो जाएगा। m हमने 1 मान रखा है यहाँ पर और डेल्टा T का मतलब हो गया T3 से T2, T3 ज़्यादा है और T2 छोटा है, वैल्यू कम है, इसीलिए mCv डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर T3 to T2। हीट रिजेक्टेड हमारा 4 से लेकर 1 में हो रहा है तो mCv डेल्टा T, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो Cv, m तो हमारा 1 हो गया और T4 हमारा ज़्यादा है और T1 क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो इसीलिए टेम्परेचर हमारा T4 पर ज़्यादा होगा, T1 पर कम होगा, T4 माइनस T1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमको निकालना है नेट वर्क डन कि हमारे साइकिल में टोटल वर्क डन कितना हुआ है। तो वर्क डन हम निकालते हैं हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, हमने कितनी हीट सप्लाई की हुई है और कितनी हीट हमने रिजेक्ट की हुई है, इससे हम अपना वर्क डन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हीट एडिशन हमारा हुआ था 2 से 3 में, तो हीट एडिशन था हमारा Cv T3 माइनस T2 और हीट रिजेक्शन हुआ था 4 to 1 में, तो हमारा जो हीट रिजेक्शन हो गया वो गया Cv T4 माइनस T3, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम एज एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग लेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हमारी जो इफिशियंसी होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, कि टोटल वर्क डन हमको कितना मिला और टोटल हमने हीट सप्लाई कितनी की। तो वर्क डन तो हम यहाँ फाइंड कर ही चुके हैं, ये वर्क डन आ गया, ठीक है, ये आपका वर्क डन है और ये आपका हीट सप्लाइड है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमको मिल जाएगा ईटा थर्मल, इसको बोलते हैं हम ईटा थर्मल 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। आप जब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन 1 को तो आपको ये इक्वेशन 2 मिल जाएगी, ठीक है। आप साथ साथ में अपने प्रैक्टिस पेपर पर करते भी रहना,
अपनी कॉपी, अपने नोट्स आप बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको एक एक स्टेप जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप उसी तरीके से लिखते चलिए। अब हमको पता है कि हमारा जो कॉम्प्रेशन रेशो है वो क्या है, 1 से लेकर 2 तक हमारा कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो कॉम्प्रेशन रेशो हमारा हो गया V1/V2। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और हमारा जो एक्सपेंशन रेशो है वो हो गया हमारा, क्योंकि एक्सपेंशन हमारा हो रहा है 3 से 4, तो एक्सपेंशन रेशो हो जाएगा हमारा V4/V3। ठीक है, r से डिनोट करते हैं। ऑल्सो ये जो हमारा कॉम्प्रेशन रेशो होता है इसको हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम अपन जो क्लियरेंस वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज V1/V2। क्लियर है? As we know that for an ideal gas equation PB equals to mRT। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस, फिर आपका गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो आइडियल गैस इक्वेशन में होता क्या है कि जब हम आइसेंट्रोपिक इक्वेशन की बात करते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के बाद में हमको मिल जाएगा, हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो आपको V1/V2 V4/V3 दिया है इसको टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो आपको चेंज करके मिलेगा T2/T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी V1/V2 की पावर गामा-1। ठीक है, ये ऊपर हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा कहीं पर, मैंने इस जगह पर हमको पुट करना होगा, इसीलिए हमको ये वाली वैल्यूज जो है फाइंड करनी है, मैंने इन्हीं इक्वेशन में हमको कहीं ना कहीं पुट करना है। तो T2/T1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V1/V2 गामा-1, ये हमने रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से V4/V3 की पावर गामा-1 इक्वल हो जाएगा इक्वल्स टू T3/T4, क्योंकि हमको मालूम है V1/V2 और V4/V3 ये कॉम्प्रेशन रेशो होता है, एक्सपेंशन रेशो होता है, तो इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका R रेज़ टू द पावर गामा-1। ठीक है, यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, T1 इंटू R रेज़ टू द पावर गामा-1 एंड T3 इक्वल्स टू T4 इंटू R रेज़ टू द पावर गामा-1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये जो आपकी 2 और 3 है इसके अंदर हम ये T2 और T3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब आप T2 T3 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस T4 - T1 इंटू R रेज़ टू द पावर गामा-1। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 - 1/R मीन्स कॉम्प्रेशन रेशो रेज़ टू द पावर गामा-1। ठीक है, तो ये आपकी होगी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन। दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन। ठीक है, आगे चलें। अब ये हमको दे दिया गया है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के टर्म्स में हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको मालूम है V1/V2 इक्वल्स टू V4/V3 है कॉम्प्रेशन रेशो। सो बाय PV इक्वल्स टू MRT, अगर आप PV इक्वल्स टू MRT लगा दोगे T1/T2 इक्वल्स टू T4/T3 हो जाएगा। ठीक है, और T2/T3 जब थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे इक्वल्स टू T1/T4। PV इक्वल्स टू MRT यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टी, दोनों ही साइड, इन दोनों ही साइड हमने 1 से माइनस कर दिया LHS और RHS को, तो 1 माइनस T2/T3 और 1 माइनस T1/T4। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा T3 - T2/T3, T4 - T1/T4 सॉल्व करने के बाद। तो T4 - T1/T2 T3 - T2 इक्वल्स टू हो जाएगा T4/T3। ओके, अब आप जानते हो कि T4/T3 जो हमारा था, कहाँ गया ये का, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में आप पुट कर दो जो आपको पहले इक्वेशन 2 दी गई थी,
आप उसके अंदर पुट करते हैं तो आपको ईटा थर्मल मिल जाएगा, मीन्स ये वाली इक्वेशन को मिला के, ये जो इक्वेशन आपको दी है ये वाली, ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में हमको T4 अपॉन T1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पुट करने के बाद में हमको मिलेगा क्या, पुट करने के बाद में हमको मिल जाएगा 1 माइनस T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। आप इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। पीवी और टीएच डायग्राम को आप देखते रहना, ठीक है, उसी के बेस पर ही हमको ये सॉल्व करना है, पीवी और टीएच डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आएगी दैट वी हैव टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, ये वो प्रेशर होता है जो कंबस्ट गैसेस के द्वारा या बर्न गैसेस के द्वारा इन जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, इंजन पिस्टन के ऊपर हेड पर अप्लाई किया जाता है। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस सिलेंडर के अंदर बनती हैं फ्यूल के जलने से, तो जो प्रेशर उन गैसेस के द्वारा पिस्टन हेड पर अप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्योंकि वही प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करने में सहायक है। ठीक है, पिस्टन के द्वारा। सो द क्वेश्चन विल बी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मीन इफेक्टिव प्रेशर और एमईपी ऑफ द ऑटो साइकिल। ठीक है, तो हमको एक इस तरीके का एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जो है हमको डिराइव करना है जिससे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटो साइकिल के लिए निकाल सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है हम उसको 1 मान के चलते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम 1 का मतलब ये हुआ कि अगर अपन पीवी डायग्राम में चलें तो पीवी डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो आपको वाई एक्सिस से थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। ये क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, और टोटल हमारा मिला वी एस प्लस वी सी मिला के टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्लियरेंस वॉल्यूम को हम 1 मान लेते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू 1 है तो ये है ही नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस डायग्राम को आप अपने रिमेम्बरेंस में ज़रूर रखना कि हमने वी सी को मान लिया 1, क्लियरेंस वॉल्यूम इज़ 1, और क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसके अंदर हमारे पास में, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम हमको हीट एडिशन जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो हमारा V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा V1 इक्वल्स टू V4 है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसको हमने मान लिया R, कॉम्प्रेशन रेशो। ठीक है, फिर हमने माना P3 अपॉन P2 हमारा जो है वो हो गया हमारा अल्फा। ओके, फ्रॉम द आइजेंट्रोपिक इक्वेशन पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर पीवी गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो P2 अपॉन P1 रिलेशन निकाल सकते हैं। P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा, और V1 अपॉन V2 हमारा होता है कॉम्प्रेशन रेशो, तो ये हो जाता है हमारा R। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से P3 अपॉन P4 देखेंगे तो V4 अपॉन V3 की पावर गामा हो जाएगा इसी रिलेशन से, और V4 अपॉन V3 हमारा होता है कॉम्प्रेशन रेशियो, तो R की पावर गामा। ठीक है, यहाँ पर V1 अपॉन V2 और V4 अपॉन V3 भी करते हम तो R ही होता है, लेकिन V1 अपॉन V2 में जो V2 है वो तो हमारा 1 है,
और जो V4 अपॉन V3 में जो हमारा V3 है वो भी हमारा 1 है, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम हमने 1 मान रखा है, ठीक है, यूनिटी मान रखी है, इसीलिए V1 इक्वल्स टू V4 इक्वल्स टू R था, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और P3 अपॉन P2, P4 अपॉन P1 हमारा हो जाएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर P3 अपॉन P2 हमने अल्फा मान के चले हैं, तो ये जो P3 अपॉन P4 हो जाएगा ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे कि वर्क डन क्या है। वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का जो एरिया है वही वर्क डन है। देखो, जो हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है 1 से लेकर 2, जो हम कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, ये हमारी नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि कॉम्प्रेशन इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वो वर्क हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन हम लोग जो है माने कंसीडर करेंगे, बट माइनस लगाएंगे। और पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। किसी मशीन को, किसी सिस्टम को क्यों डेवलप करते हैं? ताकि हमको उससे कुछ वर्क मिले। अगर हमने उस मशीन पर ही वर्क कर दिया तो वो तो नेगेटिव हो गया। तो जो हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक हमारा कहाँ था? अगर आप पीवी डायग्राम देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 से लेकर 4 में। तो वो क्योंकि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक जो हमको प्रोसेस है वो हमको मिलेगी P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा माइनस 1। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा जो नेगेटिव वर्क डन है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा आपका P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये भी हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है। प्रोसेस 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन थी और 1 से 2 हमारा कॉम्प्रेशन थी, ठीक है। दोनों ही आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जो हमारा V3 और V2 है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब V3 V2 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ P3 रह गया, V3 से V3 कट हो गया, V4 अपॉन V3 हो गया, ठीक है। तो V4 अपॉन V3 तो हमारा यहाँ पर कॉम्प्रेशन रेशो था, तो P4 इंटू आर की पावर गामा, ठीक है। मीन्स गामा नहीं आएगा यहाँ पर, V4 अपॉन V3 हमारा आर है, कॉम्प्रेशन रेशो है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम यहाँ से V2 कॉमन लेंगे तो V2 कट जाएगा, तो P2 माइनस P1 इंटू आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत सरल है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब आप देखेंगे तो आपको आर भी कॉमन निकाल लीजिए, आर कॉमन निकाला तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये इक्वेशन आपको सॉल्व होकर मिलेगी। अगर इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आप सब सॉल्व करते हुए चले जाओगे तो लास्ट में जो है आपको मिलेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ द डायग्राम अपॉन लेंथ ऑफ द डायग्राम। तो डायग्राम की जो लेंथ है वो R-1 होती है, मीन्स कॉम्प्रेशन रेशो -1, ठीक है। ये लेंथ है, आप इसको सॉल्व कर लो। अगर आपने इसको VS प्लस VC अपॉन VC किया, -1 कर दिया, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो आपका जो भी आएगा वो आपका लेंथ होगी आपके डायग्राम की। तो अगर मैं आपको इसको पीवी डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। ये देखो, आप इसके अंदर मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायग्राम, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। तो लेंथ ऑफ द डायग्राम, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये R-1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। R मीन्स कॉम्प्रेशन रेशो, वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। तो एरिया ऑफ द डायग्राम, ठीक है, मतलब जो हमारा वर्कडन था वो अपॉन लेंथ ऑफ द डायग्राम। तो इस वर्कडन में आप ये लेंथ का डिवाइड मार दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपकी हो जाएगी मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर डीजल इंजन
द डेरिवेशन ऑफ द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम डीजल इंजन की इफ़िशियंसी को डिस्कस करेंगे। तो I hope that you all are able to understand the derivation of the efficiency of the Otto cycle and the derivation of the mean effective pressure of Otto cycle और पेट्रोल इंजन और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे से डायग्राम बनाकर एक एक स्टेप को यदि आप बनाते हुए चलेंगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक बार करके देखें। थैंक यू वेरी मच।